हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अब हम सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो करेंगे। सीटेट का जो पेपर है आपका पीआरटी और टीजीटी मैं दोनों ही लेवल कराऊंगी। जो पीआरटी है उसमें मैथ और ईवीएस कराऊंगी, और जो आज के जो प्रैक्टिस सेशन है वो हमारा 2023 में जो पेपर हुआ है आपका सीटेट का वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक दिन हम पीआरटी का करेंगे, एक दिन हम टीजीटी का करेंगे। तो जो पीआरटी वाले हैं वो एक दिन बाद का वेट करें, और जैसे जैसे आपका पेपर पास आता जाएगा तो मैं आपको पीआरटी डेली करा दूंगी, और जो टीजीटी है वो भी मतलब एक दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आपने ये बातें बहुत सारी सुनी भी होंगी। अगर सीटेट को क्लियर करना है तो अपने सारे ही प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर लो अच्छे से, तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो हम वही डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हो जाती है निकालने में, जो मेथड होता है ना वो तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन क्वेश्चन निकालने में प्लस माइनस की या फिर मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है वो क्वेश्चन ही गलत है। हो सकता है गलती तो देखो सभी से हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो उस चीज़ को मेरी साइड में रख के और जो क्वेश्चन है नेक्स्ट को कर लीजिए। अगर वो आता है तो आप उस पर कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी अपनी गलती का पता चले और मैं उसको चेक करूं कि मैंने गलत किया था या सही किया था। फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कि आप राइट हो या रॉन्ग हो। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखो हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा फर्स्ट ही देखो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। ये हमारा 2023 में जो पेपर हुआ है ना सीटेट का, वो है पीआरटी का। देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। जो आपका मैथ है ना उसका नेचर पूछा है। अभी हम पहले मैथ करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी ईवीएस करेंगे। ओके, क्या पूछा है? प्रकृति के बारे में। यह बच्चों को सृजनात्मकता बनाने में सहायता करती है। यह बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायता करती है। यह निगमनात्मक विवेचन या फिर क्या बोल सकते हैं तर्क पर आधारित है। इसमें हमेशा अभिसारी होता है, अभिसारी नहीं होता। मतलब बहुत सारी डायरेक्शन से एक पॉइंट पे कोई आते हैं, अपसारी तो होता है। एक पॉइंट से हम बहुत सारी चीजों की साइड जाते हैं, अपसारी होता, अभिसारी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जो ऑप्शन है उसमें डी काट दो। डी काटेंगे तो हमारा कौन सा कटेगा ऑप्शन? हमारा डी तो आंसर में दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब डी तो हमारा गलत है। अब देखो ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है, बिल्कुल देती है, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक है। तो हमारा जो बी है ये काट दो। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता देती है, बिल्कुल। जो उसमें है ना लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करती है, जो कल्पना है ना उसको पोषित करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी भी ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी। ये निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, बिल्कुल। रीजनिंग की जो पावर होती है ना, जो तर्क वितर्क है, ये हमारी मैथ में डेवलप होती है। मेरे चैनल का नाम भी लॉजिकल थिंकिंग है, तो हमें मैथ के लिए लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, तर्क चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी भी सही है, और बी भी और ए भी। इसका मतलब जो आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसके हमारे तीनों ही आंसर ठीक होंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी क्लास में करवाती है। इनमें से चुनिए जो उद्देश्यों को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। मतलब उसके जो एम्स है उसको वो पूरा नहीं कर पाती, वो वाला जो पॉइंट है वो चुनना है हमें। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सप्तांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता हो। मतलब जो वार्षिक जो परीक्षाएं होती है ना उसमें सबसे ज्यादा अंक आए। तो जो ऑप्शन नंबर है हमारे यही गलत लग रहा है। ऐसा कोई होगा जो बच्चे अच्छे अंक नहीं ला रहे लेकिन उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, वो हर चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो क्या हमारा अंक पे आधारित होगा, मार्क्स पे कोई आधारित होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ही गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। वह बच्चों को भारतीय गणितों को और उनके योगदान की वीडियो दिखाती है। अच्छी बात है, अगर आप जो गणित में जिन्होंने काम किए हैं उनके बारे में कुछ बता रहे हो, वीडियो दिखा रहे हो या कुछ भी बता रहे हो तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियों और जादुई वर्ग हल करने को देती है, ये भी अच्छी है। अगर आप पहेली दे देते हो क्लास में तो इससे बच्चे की जो रीजनिंग पावर है वो डेवलप होती है। उन्होंने अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया है जहां विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं। बिल्कुल, एक साइड में आप एक रूम बना सकते हो, कोना बना सकते हो, जिसमें मैथ की जितने भी आपके नंबर होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक तरीके से मतलब खेल भी हो जाए और साथ में जो पढ़ाई है वो भी हो जाए। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे सही है। और रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग हमारा ऑप्शन नंबर ए है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे।
देखो, अगर आपको इस टाइप से पीपीटी बना के पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे एक बार कमेंट करना कि नहीं मैम हमें कोई कम प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे पढ़ा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे डाउट है कि कभी कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर ना हो या समझ में ना आए, या ऐसे लैंग्वेज में जो राइटिंग नहीं कट कॉपी पेस्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट जरूर करना मुझे। देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा है कि रोंग है वो बताओ। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया या चिंतन के बारे में जानकारी देती है। बिल्कुल, अगर आप गलती करते हो तो जो आपकी थिंकिंग है ना उसके बारे में बता देती है कि आप कहाँ क्या सोच रहे हो और कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, ये तो अच्छी बात है। जो आप लर्निंग करते हो उसमें अगर मिस्टेक करते हो तो वो तो आपका एक हिस्सा होगी ना, एक पार्ट होगी। मिस्टेक करोगे तभी तो आप क्या बोलते हैं रिजल्ट में अच्छा करोगे, क्योंकि वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है मिस्टेक करने के बाद। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। बिल्कुल, जो टीचर होता है जो वो लेसन प्लान बनाता है तो वो देखता है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ प्रॉब्लम करते हैं, तो उस वाले पॉइंट को या फिर उस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से वो उसको क्लियर करता है कि आपको किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उसको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। नहीं भाई, अगर अनदेखा कर दोगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे, वो गलतियां कर रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आपकी कहाँ पे गलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी गलत है और इसने डी ही पूछा था। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी। मानदंड संदर्भित आकलन, ये मानक का ये मानदंड है। आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा होता है। बिल्कुल, जो स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं बच्चे की जो परफॉर्मेंस होते हैं उसको जांच करने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये भी ठीक है। अब देखो, जो ऑप्शन नंबर 3 है नैदानिक परीक्षण और उपचार, बिल्कुल पहले हम निदान करते हैं फिर उसके बाद हम उस पर उपचार करते हैं, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना, बिल्कुल बच्चे ने क्या सीखा और कहाँ तक अचीव किया इसका भी मूल्यांकन करता है। लेकिन जो मानक संदर्भित आकलन होता है ना वो नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण के लिए उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा यही गलत है और यही इसने पूछा है। नेक्स्ट देखेंगे, गणितीय अधिगम सामग्री, जो आपकी गणितीय अधिगम सामग्री है उनके बारे में है। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। सतह अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। निर्देशन देने में शिक्षकों की मदद करती है। कक्षा में अधिगम वातावरण निर्माण करने में मदद करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, अगर आप सामग्री यूज कर रहे हो, अगर आप कोई भी सोर्स यूज कर रहे हो अपनी क्लास में, कोई भी चार्ट पेपर वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हो, तो वो हमारे क्या है इन्वायरमेंट को अच्छा बनाती है, मतलब बच्चों का जो अट्रैक्शन है उसको खींचती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये तो हमारा बहुत अच्छा है, तो ऑप्शन डी तो हमारा होगा ही होगा। अब देखो, ऑप्शन डी जिसमें नहीं है उसको काट दो, तो बी और जो डी है ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। एलिमिनेशन से आप बहुत अच्छे से कर पाओगे सीटेट को, तो जो आपको क्लियर होना ये आंसर तो हो ही सकता है, तो उसको टिक कर लो और जो ऑप्शन है उसके अलावा उनको काट दो। अब देखो, ए और सी बचा है, इसमें से देखेंगे निर्देशन देने में शिक्षकों की मदद करती है, हो भी सकता है। जो ऑप्शन बी है स्वतः अधिगम विद्यार्थियों की मदद करती है, बिल्कुल जो आप यूज करते हो ना, जो भी स्रोत और सामग्री यूज करते हो क्लास में, तो उससे जो बच्चे हैं वो खुद भी लर्निंग कर लेते हैं, उसको अच्छा मतलब समझ में आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी और डी सही है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों की ओलंपियाड या प्रतियोगिताएं खालिस्तान होगी। जो हमारा 2020 में जो NEP आया ना उसके बारे में है, वो क्या है, सरल करता है प्रतियोगिताओं को, यो हतोत्साहित करता है या मजबूत करता है या कम करते हो। देखो तीनों ही पॉइंट हमारे नेगेटिव है, सिर्फ हमारा जो बी पॉइंट है ये पॉजिटिव है, ये हमें क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अधिक कम, लंबा छोटा, दूरी समीप, बड़ा और छोटा अवधारणाएं हैं, ये पूछा है। ये क्या है, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द, अस्पष्ट तो नहीं, ये तो स्पष्ट है। विलोम शब्द जो गणितीय सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। सीधे शब्द अंग्रेजी में भाषा विश्लेषण, ये भी नहीं है। महत्वपूर्ण, पूर्ण संख्याएं,
प्री नंबर अवधारणा है। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यही इसमें पॉजिटिव है, यही आंसर होगा। देखो फर्स्ट तो अस्पष्ट बता रहा है, तो स्पष्ट है, तो ऑप्शन ए भी कट जाएगा। बी बोल रहा है ये आवश्यक ही नहीं है, ये जो शब्द है ये आवश्यक ही नहीं है, ऐसा कोई है। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा का विश्लेषण, सीधा अंग्रेजी को, ये तो हिंदी है, तो ये तो वैसे ही गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर दिए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञ के अनुसार न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? लड़कियों के बारे में पूछा है इसने कि सबसे उपयुक्त क्या है। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। नहीं, ऐसा कोई है जो मैथ है उनका अच्छा नहीं है तो वो उससे डरती है, इस वजह से अच्छा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत है। उपयुक्त पूछा है ना, सबसे अच्छा पूछा इसने। गणित अपनी प्रकृति द्वारा है पुरुष प्रधान विषय है। बताओ भाई, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इसको पुरुष ही पढ़ सकते हैं, जो मेल है ना सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, फीमेल मैथ नहीं पढ़ सकती, तो ऑप्शन नंबर गलत है। तो फिर भी मैं तो आपको बिल्कुल मैथ ना पढ़ाऊँ फिर इसके अकॉर्डिंग, तो है ना, ऐसा नहीं है। समाज की लिंग संबंधी अवधारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझा जाता है। लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती है, जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसको तो हम खड़े करके नाट सकते हैं कि ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। अब देखो सी, जो आपका सी है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जैसे जेंट्स होते हैं वो बाहर का काम ज़्यादा करते हैं, लेने देने का जो पैसे वैसे है, मार्केट से कुछ लाना है देना है, तो वो ज़्यादा काम करते हैं, इस वजह से उनका जो मैथ है ना वो अच्छा हो जाता है। लेडीज़ घर पे रहती हैं और वर्किंग भी होती है, दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन जो वर्किंग होती है ना उनका जो मैथ होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो आना जाना सीख जाती है और उसमें जो आपकी समस्या जो प्रॉब्लम होती है उनसे निकल जाती हैं। लेकिन जो घर पे होती हैं लेडीज़, उनका मैथ थोड़ा सा कम होता है। ये नहीं होता कि उनको मैथ नहीं आता, लेकिन जो उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी होती है ना वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर जो वर्किंग वाली होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारे यहाँ पे ठीक है। ठीक है, ये यही बता रहा है, जो ऑप्शन सी है ना ये यही बता रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं जिनके अधिक कठिन समझे जाते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ावा देता है? अब देखो फिर से पढ़ो, शोध कर रहे वो अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उससे अधिक कठिन समझते हैं। मतलब जो स्टूडेंट है वो मैथ के अलावा जो विषय पढ़ते हैं ना उनके कंपैरिजन में जो मैथ है उसको कठिन समझते हैं। तो जो गणित की प्रकृति है उसके बारे में बताना है कि ये क्यों भय को बढ़ावा देती है। भय का बढ़ावा देने का कारण पूछा है। गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, गणित में किसी समस्या समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। देखो जो हमारा मैथ है ना ये हमारा अमूर्त प्रकृति का है, इस वजह से इससे डरते हैं। अब कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, किसी के भी आप रट्टिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन जो मैथ है ना इसको आप रट्टा नहीं मार सकते, मतलब आप रट के याद नहीं कर सकते। जो मैथ है इसके लिए अमूर्त होती है ना जो थिंकिंग, उसको आपको जागृत करना पड़ता है तभी आप कर पाते हो। जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे यहाँ पे ये ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? गणितीय खगोल विज्ञान के जो क्षेत्र में काम किया है वो हमारे भास्कराचार्य फर्स्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक है। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया और उसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21, 6, 6, 6 और 3 दिए। ठीक है, सब्जी बेचने वाले के द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो जो उसने मेथड है ना वो लगाया है, उसने 350 ग्राम जो पालक है वो खरीदा है और जबकि 60 रुपये केजी हमारा जो पालक है वो है। अब उसने 21 रुपये दिए हैं 350 ग्राम पालक के, तो जो सब्जी वाला है उसने अपने जो पैसे लेने थे उसको तोड़ के ऐसे बताया है। तो पूछा है कि ये क्या है, इसके बारे में जो सत्य है वो बताओ। यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। अस्पष्ट क्या है? इसमें तो सारी चीज़ें स्पष्ट है।
यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं होगा। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता करते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये ठीक है। अस्पष्ट नहीं है तो ऑप्शन ए भी कट जाएगा। लाभदायक नहीं कहना, ये भी कट जाएगा। लाभदायक क्यों नहीं हो सकता, उसने तोड़ के तो बताया है, उसने उसका जो है पैसे हैं उनको मतलब ग्राम के अकॉर्डिंग बता दिया, तो क्या गलत किया, कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये पॉजिटिव और यही आंसर होगा। तो केवल हमारा सी सही है। तो ऑप्शन देखो हमारा यहाँ पे जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। बच्चे हैं अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, इनमें से पूछा है कौन सी जो परिस्थिति है वो दर्शाती है। कक्षा का सर्वोच्चम छात्र या छात्रा पहाड़े को उच्च स्वर में पढ़ रहा है रही है, बाकी विद्यार्थी उनके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। जैसे आपका पहले नहीं होता था कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसके पीछे जो बच्चे जिनको नहीं आते वो रिपीट कर रहे हैं। इससे जो है वो मतलब स्वतः कर रहे हैं। बच्चे एक साथ पहाड़ों की कविता पाठ पढ़ा रहे हैं। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई है और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न की खोज कर रहे हैं। शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। देखो बच्चे किस में इन्वॉल्व है और बच्चे सेल्फ लर्निंग किस में कर रहे हैं। जो आपका सी है ना ऑप्शन, इसी में जो बच्चे हैं वो सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं और जो आंसर है ये हमारा सी हो जाएगा। ओके, यही हमारा बेस्ट भी है। अगर बच्चे खुद जो टॉयज वगैरह हैं उनसे खेल रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनसे वो आंसर निकाल रहे हैं या आपका जो भी पैटर्न है वो खोज रहे हैं, तो सबसे बेस्ट आंसर वही है कि बच्चा खुद करके सीख रहा है, सेल्फ लर्निंग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को विभिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। अगर आपको किसी को फ्रैक्शन सिखाना है तो उसके लिए पूछा कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है। विभाजन विधि द्वारा, जो भाग विधि है उसके द्वारा, लघुत्तम समापवर्तक जो आपका एलसीएम है उसके द्वारा, भिन्न डिस्क का प्रयोग करके या कैलकुलेटरों को प्रयोग करके। देखो कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा है तो बच्चा जो है वो कब सीखेगा, कभी नहीं सीख सकता अगर आपका कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा है। सी ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या है, भिन्न डेस्क का प्रयोग करके। अगर आपको उसको भिन्न डेस्क से सिखा रहे हो तो उसको पार्टीशन आ जाएंगे कि हमारा एक बॉक्स है मान लो ये, तो इसका अगर पार्ट कर दे तो ये हमारा पूरा कितना है 1, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए 1/2, तो ये हमारा क्या है फ्रैक्शन है। तो बच्चा करके सीख रहा है किससे, भिन्न डेस्क का प्रयोग करके। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है। बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वेशन करना, बच्चों का मनोरंजन करना, अनुशासन बनाए रखना। देखो अनुशासन बनाने रखने के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, तो रोल प्ले करने की क्या जरूरत है। मनोरंजन के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके भी नहीं है। व्यस्त रखना, बस बच्चों को व्यस्त रखना और कुछ भी नहीं, पढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही है, विचारों का बहिर्वेशन करना। जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संख्या शोध विकसित करने में उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थियों में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है। सबटाइजिंग, ये क्या है, सबटाइजिंग पूछा है कि क्या होता है। अब देखो जो क्वेश्चन है ना इसको पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूछा है, लेकिन जो आंसर है इनसे पता चल जाएगा कि क्या पूछा है। विद्यार्थियों संख्या 6 की पहचान 5 में से 1 जोड़ने के रूप में करते हैं। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं जो डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करती है। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करती है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप आंसर से भी निकाल सकते हो। देखो इनमें तो सब क्या है एक तरीके से थोड़ा सा समझा रखा है, लेकिन जो बी है इसमें बच्चा खुद पहचानने की कोशिश कर रहा है बिना बिंदुओं को गिने ही। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बेस्ट और यही आंसर हो जाए। प्रियदर्शनी में 4 किलो 800 ग्राम बादाम और 2500 ग्राम किशमिश और
3 किलो 5 ग्राम हमारे क्या है यहाँ पे काजू को मिला दिया जाता है। इस सामग्री के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाए गए हैं। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, जो आपका वेट है वो पूछा है। अब देखो जो आंसर है ना वो ग्राम में दे रखे हैं, तो ग्राम में दे रखे हैं, जो हमारे केजी में है तो उनको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 4.8, तो कितना हो जाएगा ये 4800 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी में कितने होते हैं 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम होते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4800। किशमिश हमारी कितनी है 2500 ग्राम, ये तो वैसे ही दे रखे हैं। 3.5 है तो ये कितना हो जाएगा 3500 ग्राम। इनको ऐड कर लेंगे 0 0 10 और 8 18, 1 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10,800 ग्राम हमारे जो है वो बन गए तीनों को मिक्स करके। अब पूछा है मिश्रण के बराबर 3 पैकेट बना दिए जाए। अगर मिश्रण के 3 पैकेट बराबर बना दिए जा रहे हैं तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 पैकेट और कितने दर्जन है ना, दर्जन के लिए 12। अब देखो यहाँ पे 2 0 रहने दो, 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 6 18, 12 ये हमारे कितने हो जाएंगे 36, तो 3 ये और 2 0 ये, तो 300 ग्राम का जो है वो हमारा एक पैकेट हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो हमारा यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अगर देखो, अगर आपको मिलता है, अगर स्क्वायर मिलता है, जो स्क्वायर का एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है। अब ए स्क्वायर होता है तो उसकी भुजा है ना, जो आपकी साइड है उसको दुगना किया है। दुगना किया है तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर है ये हमारा 4 गुना हो जाएगा। आया कैसे, ये मैंने आपको समझा दिया है। एक बार मैं पूरा ही क्वेश्चन सोल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ गया। अब क्या बोल दिया, जो साइड है उसको दुगना कर दिया। दुगना कर दिया तो इसका मतलब 5 सा 5 का दुगना हमारा कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे कितना है 25, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। अब देखो ये 25 है, ये 100 है, ये इसका कितना गुना है 4 गुना है ना, तो मैंने आपको 4 ही बताया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। साइड है, स्क्वायर है, उसकी भुजा को जितने गुना किया गया है उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित समूह में से किसने सभी त्रिआयामी आकृति है, जो आपकी 3D आकृति है ना उनके बारे में पूछा है। घन, घनाभ, अर्धवृत्त और शंकु। अर्धवृत्त नहीं आएगा। घन, घनाभ, वृत्त और शंकु, वृत्त भी नहीं है। घन, घनाभ, वृत्त और त्रिभुज, त्रिभुज भी नहीं है। घन, घनाभ, गोला और आपका बेलन, जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये हमारी 3D आकृति है। अगर आपको 3D और 2D के बारे में नहीं पता है तो जो मेरी वीडियो है मैंने उन पे लिख भी रखा है 2D और आपका 3D, उनको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जो शेप है वो 2D है, कौन सी आपकी 3D है। नेक्स्ट देखेंगे। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास 5 रुपए का एक सिक्का है, 2 रुपए के एक सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो उसको साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। संगीता है ना साबुन खरीदना चाह रही है, ठीक है। उसके पास जो साबुन का मूल्य है, पास नहीं उसके पास जो साबुन का मूल्य है वो कितना है 10 है, ठीक है। और उसके पास जो रुपए है वो काउंट करने हैं। फिर पूछा है कि उसको और अतिरिक्त कितना धन चाहिए, जो पैसे हैं वो और अतिरिक्त क्या चाहिए। पहले देखेंगे उसके पास जो है वो एक 5 रुपए का सिक्का है, तो एक हमारा क्या हो गया 5, फिर प्लस 2 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो उसका मतलब 2 रुपए हो गए। फिर उसने क्या बोला है 5 50 पैसे के सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 50 पैसे में हमें कितने चाहिए 2 सिक्कों से हमारा 1 रुपए बनेगा, तो हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पे 2 रुपए और 50 पैसे बन जाएंगे। उसके साबुन खरीदने के लिए पूछा, तो ये उसके पास है और उसे अतिरिक्त क्या चाहिए वो बताना है। 5 और 2 7 और 2 हमारे 9, तो 9 रुपए 50 पैसे हैं, और जो साबुन है वो हमारी 10 रुपए की है, तो उसे कितना चाहिए 0.50 पैसे चाहिए, ओनली उसको 50 पैसे चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए मतलब एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब देखो जो भिन्न है ये तो आपको पता होगा, काफी इजी दे रखा है। देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा यहाँ पे सही है। अब ये देखो 1 का 4th पार्ट है, ये 1 का 3 पार्ट है, ये हमारा 1 का
सेकंड पार्ट है। देखो 1 का अगर 2 है तो ये तो हमारा 2 होगा, और 1 का अगर हमारा 3 पार्ट है तो ये हमारा 3, तो ये छोटा हो गया ना इससे। तो 1 का तो हमें दूसरा हिस्सा मिल जाए और एक चीज़ का हमें तीसरा हिस्सा मिले। जो 1 है ना इसका हिस्सा मिल रहा है ये हमें, ठीक है, ये इसका हिस्सा। तो जो 1 का अगर दूसरा हिस्सा मिल रहा है तो हमें ज़्यादा मिल रहा है तो सबसे बड़ा हो गया, 1 का अगर तीसरा मिल रहा है तो ये उससे छोटा होगा, चौथा मिल रहा है तो सबसे छोटा हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त जो संख्या है वो पूछी है। यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है, और यहाँ पे हमें जो संख्या है वो बतानी है। यहाँ पे 45 है, यहाँ 66 है, और यहाँ 91 है। अब देखो इनमें कोई ना कोई पैटर्न लगेगा। सबसे पहले हम माइनस करके देख लेते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा 5 का है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का है, 9 का। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कितने का डिफरेंस है, 1 और 2 21 का। इन दोनों में करेंगे तो हमारा कितने का डिफरेंस है, 5 8 और 2 25 का। अब देखो अभी जो पैटर्न है वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो हम एक बार और माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो 4 का डिफरेंस, यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो 4 का डिफरेंस। इसका मतलब हमारे जो सेकंड नंबर पे जो पैटर्न बन रहा है उसमें डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अगर यहाँ 4 है ना, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो 9 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे, 13 आएगा, जब तो हमारा 4 का डिफरेंस आएगा। तो ये नंबर अगर 13 है, ये 15 है, तो इसमें इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28। तो जो हमारा पैटर्न है उसमें जो लुप्त संख्या है वो कितनी है, 28। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। तालिका दी गई है, उसमें पूछा है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात। रक्त समूह का सबसे अधिक किसका है, हमारा O का है। O का कितना है, 12। सबसे कम किसका है, हमारे यहाँ पे AB का 3। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, जो रेशियो आ जाएगा 4:1। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। देखो कम और अधिक में कंफ्यूज मत होना, जिसका हमें पहले दे रखा हो ना वो हमें आगे लेना है, और जिसका हमें बाद में दे रखा वो हमें बाद में लेना है। तो रेशियो में प्रॉब्लम मत करना, ठीक है, कभी इसको 1:4 कर दो उल्टा लेके, तो इन चीज़ों से बचना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर है तो वह एक आयत बन सकता है। पतंग के सम्मुख कोण बराबर है तो वो आयत बन सकता नहीं भाई। आयत के लिए तो क्या होता है, आयत के तो जो एंगल्स होते हैं वो सारे ही 90 डिग्री होते हैं ना, तो ये तो हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर गलती पूछा तो ये ऑप्शन ए ही गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर है तो वह वर्ग हो सकता है। बिल्कुल, अगर एक आयत है इसकी सारी ही साइड हमारी इक्वल है तो ये हमारा स्क्वायर बन सकता है। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर है तो वह एक वर्ग बन सकता है। बिल्कुल, जो आपका वर्ग होता है उसके सभी कोण क्या होते हैं, इक्वल, तो वो हमारे क्या बन सकते हैं, समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज की जितनी भी साइड्स होती है वो इक्वल होती है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर है तो ये एक आयत बन सकती है। बिल्कुल, ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट वाले मैंने आपको 2D में कराए भी हुए हैं, तो उनको भी एक बार जाके देख लेना और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा ए ठीक हो जाएगा। अमिनी 36 सम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यक्त करती है, तो इन वर्गों को द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकते हैं। कितने वर्ग हैं हमारे, 36 अलग अलग प्रकार के आयतनों में करती है, तो जो इसका आंसर है वो हमारा 5 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है ना ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रुबीना ने कार को 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसने 21:15 बजे समाप्त की। पूरी यात्रा में लिया गया समय कितना है। देखो जो टाइम है वो हमें 24 घंटे के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है, जो टाइमिंग होती है ना वो 24, हम देखते हैं 12 के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें 24 का देखना चाहिए ताकि हमारी नॉलेज अच्छी हो जाए और हमारे जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे हो जाए। तो अपने फ़ोन है उसमें 24 घंटे का जो आपका क्लॉक होता है ना उसको सेट कर लो, वो बेस्ट होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आदत भी पड़ जाएगी। 1-2 दिन लगेगा कि कितना टाइम हुआ है, फिर उसके बाद आदत हो जाएगी। अब देखो 16 और 50 है, 16 और 50 का मतलब है 4 बज के हमारी कितने मिनट होगी, 50 मिनट। फिर वो पहुंच रही है कितने बजे, 21:15 पे। 21:15 का मतलब है 9 बज के हमारी वो है 15 मिनट पे पहुंच रही है। बिल्कुल ठीक ही है ना, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का, यहाँ इसको अगर हम 5 मान ले, क्योंकि 10 कम है ना, तो इसको 5 के करीब ले लो, ठीक है। 5 और 9 में जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का आ गया, 4 का।
यहाँ पे 15 मिनट है तो 15 ऐड करो, और यहाँ पे कितनी है 10 मिनट, हमने इसमें ज़्यादा ले लिया तो इसको कम करेंगे, तो जो हमारी 10 मिनट बचेगी वो भी हम ऐड कर देंगे। तो 4:25 है वो टाइम हो जाएगा, उसकी जो यात्रा है वो 4:25 पे 4:25 नहीं 4 घंटे 25 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर है वो सी, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग बताइए। अब देखो 100 ही अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसमें पूछा है एक संख्या जोड़ दे। अगर हम इसमें एक संख्या जोड़ दे, मान लो हमने 0 जोड़ दिया, तो ये हमारी 100 होगी, और वही संख्या हम माइनस कर दे तो भी हमारा 100 होगा। तो इन दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना हो जाएगा 200। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी माना जाता है, जाना जाता है, माना नहीं जाना जाता है। 100 लाख, अब देखो 100 का मतलब है हमारा 100, लाख, लाख पे जो हमारी 0 है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5। अब पूछा है ये 1 मिलियन है या 10 करोड़ है, या 1 मिलियन है, बिलियन है, ये मिलियन है, ये हमारा 1 करोड़ है। अब अच्छे से देखो, 5 0 तो हमारी ये है और 2 0 ये है, तो जो हमारी टोटल 0 है वो कितनी होगी 7। 7 में हमारा क्या बनता है करोड़ बनता है, तो जो हमारा आंसर है वो 1 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है, मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो हम सबसे पहले ना इसमें छोटे से चलते हैं, तो ऑप्शन ए देखते हैं। यहाँ पे क्या है 0.155, ये तो ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा 0 है यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 1 आ गया, ये भी ठीक है। इससे कम हमारा जो 5 है ये इधर आएगा, तो ये इससे बड़ी हो जाएगी, ये भी ठीक है। अगर यहाँ पे 5 आ जाता है तो ये भी बड़ी है। तो यहाँ पे 1.50 आता है, तो कितना है हमारा यहाँ पे 0.5, तो ये भी बड़ी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हमारी बड़ी है, तो जो ऑप्शन नंबर है वो ए ठीक हो जाएगा। अब देखो जो बी देखते हैं, यहाँ पे 1.05 है, तो इससे छोटी हमारी ये वाली संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद हमारी संख्या ये होगी, नहीं, जो ऑप्शन नंबर बी है ना इसमें ये प्रॉब्लम कर रहा है। 10.5 है, 1.05 और 1.05 और 1.50, नहीं भाई ये दोनों ही प्रॉब्लम कर रही है। 10.5 है, यहाँ पे 1.50 और 1.05 और 1.55, यहाँ पे भी नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है ना यही हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। 36 30 का गुणनखंड मतलब जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उन सभी से डिवाइड होता है, तो ये गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो देखो 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 हमारे 6, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे कितना आएगा 0। 11 से तो है, 5 से करेंगे तो हमारा लास्ट में 0 है तो हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 3 6 ये भी हो जाएगा। लेकिन ये जो नंबर है 9 एक ही बचता है और इससे हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो जो आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट भी है ये 5 - 5 + 5 - 5 ऐसे है कि विषम संख्याओं के पदों का योग पूछा है। विषम संख्याओं के पदों का योग, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें ये आएगा फिर ये आएगा और फिर हमारा ये मतलब प्लस आ रहा है, तो फर्स्ट में अगर हम फर्स्ट के 3 नंबर ले लें तो हमारा आंसर कितना आएगा 5। फिर हम जो फर्स्ट के हैं वो नंबर बढ़ा देते हैं -5 + 5 और -5 और आपका +5। अब देखो कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो 5। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है अगर हम इसको ऐड करते हैं, योग पूछा है ना तो ऐड करेंगे तो योग हमेशा हमेशा क्या आएगा हमारा 5 आएगा। अगर सेम नंबर मिलता है एक बार प्लस और एक बार माइनस तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा उसका डी आएगा। ओके, जो हमारा मैथ है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आए, और समझ आए तो अपनी जो वीडियो है उसको लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे ईवीएस पे। अब हम करेंगे ईवीएस। ईवीएस भी हमारी 30 नंबर की आती है, उसको देखेंगे। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालीन संप्रेषण का चयन करना चाहती है, तो वह निम्नलिखित में से क्या चुनेगी। किसका पूछा है, तुल्यकालीन मतलब सिंक्रोनस का अगर वो संप्रेषण करना चाहती है तो इनमें से पूछा है कि वो क्या चुनेगी। फोन कॉल, प्री रिकॉर्डिंग वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट, फोन कॉल।
त्वरित संदेश या ब्लॉगिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये हमारा इसका सही हो जाएगा। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन को? तो कृषि फार्म करेगा, जंगल करेगा, किसान करेगा या आपका दुकानदार करेगा। अब थीम में क्या है हमारा? भोजन। भोजन हमारा किससे आएगा? कृषि फार्म। जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब अपने साथियों से खुद ही उत्तर के लिए उसको विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, एक्साइटेड कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? खोजपूर्ण प्रश्न है, ये चेंजिंग है, या आपका कंडीशनिंग है, या आपका परीक्षण या त्रुटि है। तो देखो परीक्षण और त्रुटि तो है नहीं, कंडीशनिंग भी नहीं है, चेंजिंग भी नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये खोजपूर्ण क्या है? हमारे प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का शीर्षक होगा? इकाई योजना का जो शीर्षक है वो पूछा है। परिवार घुमंतु परिवार, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त परिवार, परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यही सही है। क्या पूछा इसने? पढ़ाने के लिए जो इकाई योजना का शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक क्या होगा हमारा? परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में। ये है हमारी थीम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज है ना सीटेट की अजीब सी होती है, पढ़ाते टाइम भी प्रॉब्लम होती है और पढ़ते टाइम भी प्रॉब्लम होती है, और जो क्वेश्चन करते हैं तो उसमें भी समझने में भी प्रॉब्लम आती है। बट आपको इनको एक साइड रखना है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर देना है। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं की कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। एक आपकी टीचर है, वो अपनी क्लास में जो प्राइमरी है ना उसको पढ़ा रही है, तो कविता और कहानियों का उपयोग करना पसंद करती है। तो बच्चों को भी पसंद आता है, बच्चे राइम बहुत अच्छा करते हैं, मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसको बार बार रिपीट भी करते रहते हैं, तो अच्छी बात है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं का प्रयोग सबसे उपयुक्त तर्क पूछा है कि जो यूज़ कर रही है उनके लिए उपयुक्त तर्क क्या है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले उनको सुना देना। मतलब जो आपका क्या बोलते सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करना है और बच्चे स्कूल में आने से पहले ही उसको सुना देना है। विद्यार्थियों को अपनी कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को कहोगे कि अपनी कहानी और जो कविताएं हैं उनको लिखो। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति की विविधताओं के बारे में जागरूक करना। बच्चे जो है वो किसी भी साइड से आते हों, किसी भी कास्ट से, किसी भी जाति से, किसी भी संस्कृति आते हों, तो उनके बारे में उनको जागरूक करना। पाठकों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो देखो जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये तो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जो ऑप्शन सी है वो देखो किस में है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सभी में है, सिर्फ हमारे बी को छोड़ के, तो बी काट दो। अब देखो अब क्या है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले सुना देना। तो उसका सुनाने का फायदा क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा इसमें रोंग है, तो ए काट दो। अब देखो जो ए है वो किस में है? ए हमारा जो डी है इसमें है, ये इसको काट दो। ए और सी बचता है। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं को कहने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, अगर स्टूडेंट खुद ही लिखेंगे और उसको बारे में जानेंगे तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। अधिक सुखद और दिलचस्प बनाना, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी है, ये भी ठीक हो जाएगा। जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेंगे और वो उसकी साइड अट्रैक्ट भी होंगे। जो आपका राइम होता है ना, उसको जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो इंटरेस्ट दिखाते हैं राइम के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा ठीक हो जाएगा? सी ठीक हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य है? एम पूछा है। स्वतंत्र रूप से व्यावसायिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मीडिया स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के
जीवन से जोड़ने में मदद करना। ओके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये बेस्ट है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो प्री नर्सरी में, या प्री नर्सरी में कह रही हूँ, प्राइमरी में पढ़ा रहे हो, तो जो अगर आपने उसकी जो एजुकेशन है, जो उसकी स्टडी है, उसको अगर आपने उसकी लाइफ से जोड़ दिया, इन्वायरमेंट से जोड़ दिया, तो वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारे यहाँ पे बेस्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। एक गिलास ले लिया, गिलास में वैसे अगर उसने अंडा डाला तो वो अंडा तैर रहा है। फिर उसने क्या किया, जो गिलास है उसमें नमक डाल दिया, तो फिर पूछ रहा है जो अंडा है पानी के नमक में तैर रहा है। पहले तो वो डूब गया था, अब वो क्या कर रहा है, तैर रहा है नमक डालने के बाद। तो पूछा है कि सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या हो सकती है। प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी की विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। देखो ये एक पॉइंट अच्छा है, हम ऑप्शन और भी पढ़ेंगे। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, सिर्फ आप यही चीज बता दोगे जो पानी का घनत्व है इसकी वजह से जो एग है वो तैर रहा है, नहीं तो और भी पढ़ लेते हैं। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सिखाएंगे, मतलब अभी नहीं सिखाएंगे, जो बच्चे जब नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, उससे भी नेक्स्ट चला जाएगा, तब आपको बताओगे उसको कि क्यों तैरता है। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उनका अवलोकन करें। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो हमारा ए से बेस्ट है, क्योंकि हमने क्या सिखाया है बच्चे को, पानी एग को पानी में डाल रहे हैं तो वो तो गिलास में क्या है, डूब गया। अब नमक डाल दिया तो तैर रहा है, तो बच्चे को क्या करना है, एक और गिलास ले लेना है, उसमें हमने थोड़ा थोड़ा नमक डाल के देखना है कि वो किस कंडीशन पे जाके जो वो एग है वो तैरेगा। तो ये हमारा बेस्ट है, इससे जो बच्चा है वो ऑब्जर्वेशन भी अच्छी होगी, उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए से बेस्ट हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको कथन दे रखा है और कारक पूछा है, कारण दे रखा है, इनमें पूछा है कि कौन सा सही है। ईवीएस के सीखने को अवलोकित, अब देखो एक तो आपको अभिकथन दे रखा है, एक कारक दे रखा है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा हमारा सही होगा। ईवीएस के सिखाने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रियाएं कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रक्रियाएं कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को सही हासिल करने की संभावना होती है। पहले में तो क्या है, जो बच्चा है ईवीएस सीखता है, देख के भी सीख सकता है, साथ में वो पहचान करता है, उनका वर्गीकरण भी कर सकता है। ये सभी उसके क्या है, स्किल है। तो स्किल है तो उनके लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। रीजनिंग क्या दे दी, इसके पीछे तर्क क्या है, विभिन्न प्रक्रियाएं कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। अब देखो ऑप्शन ए दे रखा, ए गलत है परंतु आर सही है। आपको पढ़ के क्या लग रहा है, जो हमारा ए है वो तो हमारा सही है, और जो बी है ये क्या हमारा सही है या गलत है। अब ए तो हमारा हमें सही लग रहा है, लेकिन जो बी है ना वो सही है, बट इसकी है ना क्या बोलते हैं, व्याख्या सही नहीं कर रहा। जो आपका बी है, सॉरी जो आर है, ये इसकी जो सही व्याख्या नहीं कर रहा। अब देखो ए गलत है, ए तो गलत नहीं है, ए हमारा सही है, ए और बी दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। नहीं भाई, सही व्याख्या नहीं कर रहा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर है ना ये ठीक हो जाएगा। ए हमारा सही है, जो आर है ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखेंगे, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय खालिस्तान पर जोर देना चाहिए। अगर एक टीचर है वो आपका प्रश्न पत्र बना रही है, क्वेश्चन पेपर बना रही है, तो पूछा है उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और किस बात पर जोर देना चाहिए। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, मतलब प्रश्न पत्र को बहुत लंबा बना दो और उसके उद्देश्य होने चाहिए। प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, ये तो फिर भी ठीक है थोड़ा। प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, कुल अंक का सिर्फ मतलब कोई है, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, ये भी हमारा नेगेटिव है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये बेस्ट है। प्रश्न पत्र में सामग्री कवरेज होनी चाहिए और साथ में जो एम्स है वो भी होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। नहीं पूछा है, सीखने के परिणाम के बारे में नहीं है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव दिए गए मुद्दे पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व का भेदभाव। कुछ स्थानीय
इंडोर आउटडोर खेलों और नियमों का अवलोकन करना, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो देखो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये हमारा यहाँ पे क्या है, देखे गए अनुभव, दिए गए मुद्दे पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित उनको संबोधित करना, जैसे संसाधनों के स्वाभाविक में भेदभाव के लिए कोई होता है हमारा जो परिणाम होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना हमारे, ये यहाँ पे गलत है और यही हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखेंगे, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। जो ईवीएस है ना, उसके लिए आपके जो एम है वो पूछे हैं। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। जो आपकी बुक है उसमें बहुत बड़े बड़े चित्र हो और साथ में वो रंगीन हो। जो बच्चा है ना वो देखो यहाँ से 3 से 5वीं क्लास में है, इन दोनों के बीच में है या इन दोनों में है, तो आप क्या है उसको बड़े बड़े चित्र दिखाओगे और रंगीन फोटो दिखाओगे और कुछ नहीं है। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए और लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। बिल्कुल रहित होगी तभी हमारा जो है जो बुक्स होती हैं वो बेस्ट होती है। जो ऑप्शन नंबर डी है ना हमारा, ये बेस्ट है। इन चीज़ों जो आपकी लिंग, जाति, वर्ग, इन चीज़ों से हमारी जो बुक है वो बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए। ये चीज़ें हमारी जो बुक में है उसमें नहीं होनी चाहिए, रहित होनी चाहिए। इनके बिना हमारी बुक बेस्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। अब देखो एक कथन दे रखा है और एक कारक दे रखा है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम होती है। बिल्कुल जो आपके प्राइमरी स्कूल होते हैं ना उसमें है ना विषय नहीं होते, हमारी थीम होती है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। अगर आपकी जो थीम है और प्राइमरी लेवल पे अगर थीम है तो उसको सीखना आसान होता है और विद्यार्थियों के लिए भी। आपको क्या लगता है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बिल्कुल ठीक है। देखो अगर थीम सिर्फ इसीलिए है कि उसको आसान बना दे और शिक्षक भी जो टीचर होता है वो भी आराम से पढ़ा दे, तो ये तो एक तरीके की जो ईवीएस है उसमें थीम का एक जो तर्क है ना, रीजनिंग है, वो ठीक नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना जो आर है, ये तो हमारा रॉन्ग है। तो ये ए की व्याख्या नहीं करता। तो देखो आंसर ए गलत है, ए तो हमारा सही है। ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या तो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी है ना ये यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ग्लोब में नक्शा दिखाना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। अब जो ईवीएस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए व्यवहारिक गतिविधियां करना चाहते हो, मतलब डेली लाइफ से जो है डेली लाइफ में जो चीज करते हैं उन गतिविधियों को आप प्रोत्साहित कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? ग्लोब में चित्र जो नक्शा है वो बता दोगे? नहीं, सिर्फ इतना छोटा सा काम कोई करोगे। विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, कौन लेके आएगा भाई सिक्के, कहाँ से लाएंगे? ये भी नहीं हो सकता। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, बिल्कुल अगर आपके पास जो भी चीजें हैं ईवीएस की उनको एकत्रित कर लो, एक जगह पे इकट्ठा कर लो और उससे हमारी एक किट बना लो। तो ये हमारा बेस्ट आंसर है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन खालिस्तान है। रचनात्मक आकलन पूछना है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम जो सीखने के रूप में, सीखने के बारे में आकलन। तो देखो जो रचनात्मक आकलन होता है वो सीखने के लिए आकलन होता है। तो इसमें दो ऑप्शन चुनने हैं और वो भी सही। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही है। तो यहाँ पे जो ए है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और डी है हमारा ये कट जाएगा। तो या तो बी होगा या हमारा सी होगा। अब देखो ए के साथ बी, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन नहीं होता, सीखने के रूप में आकलन होता है। तो हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ए और सी सही है, जो आंसर है वो हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब आपको एक अभिकथन दे रखा है और एक आपको कारक देख रखा है। तो एक आपकी स्टेटमेंट है और उसके पीछे जो लॉजिक होता है वो पूछ रखा है कि कौन सा सही होगा। ईवीएस क्षेत्र में भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्र रणनीति है। बिल्कुल अगर ईवीएस के आप पढ़ा रहे हो तो उसके लिए जो स्टूडेंट है उनको घूमने के लिए ले जा रहे हो तो ये हमारा प्रभावी शिक्षण शास्त्र है। इसके पीछे तर्क देखो क्या दे रखा, जो कारक है वो क्षेत्र भ्रमण वस्तु और घटनाओं और या स्थानों को याददाश्त
को बढ़ावा देती है, सिर्फ याद करने के लिए बढ़ावा देते हैं, इसलिए हम जो भ्रमण कराते हैं। नहीं, जो ऑप्शन नंबर नहीं, जो आर है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो अब आंसर देखो, ए गलत है, ए तो हमारा सही है, दोनों सही है। नहीं, जो आर तो गलत है, दोनों सही है, ये भी गलत है। आर सही है परंतु ए सही है परंतु आर गलत है। जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यहाँ पे हमारा ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गुजरात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष में? गुजरात के, उत्तर प्रदेश। देखो अगर हमारा ये नक्शा है तो यहाँ पे हमारा गुजरात है, तो गुजरात के सापेक्ष में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी है, वो तो हमारा इधर आएगा। तो इधर हमारा क्या है? ये पूर्व है, पूर्व दिशा है ना, पूर्व और हमारा उत्तर, उत्तर और पूर्व के बीच में हमारा यूपी आएगा। किसके सापेक्ष में? गुजरात के। तो देखो पहले हमें उत्तर का ही दे रखा है, यूपी का, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हमारे दो ऑप्शन है, तो ये दो कट जाएंगे। अब पूछा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हमारा नीचे की साइड पड़ता है, तो नीचे हमारे क्या है? दक्षिण, दक्षिण के साथ क्या आएगा? हमारा पूर्व, क्योंकि दक्षिण में पड़ता है ना, तो इधर हमारा पूर्व आएगा। ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा पश्चिम है, तो दक्षिण के साथ हमारा क्या आएगा? पूर्व। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है और वह क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? क्रिकेट खेलता है तो सारी मांसपेशियां हमारी काम करती है, और ये तो आपको पता ही, हम बोलते हैं जो हमारे आउटडोर गेम होते हैं वो बच्चों को खेलने चाहिए, उससे हमारी जो सारी जो जितनी भी बॉडी होती है वो सारी वर्क करती है। वर्क करने का मतलब है उस पर हमारी एनर्जी यूज करती है, तो हमारी जो फिटनेस है वो अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, अगर ईंधन जलाते हैं तो ईंधन से क्या नहीं मिलती है? ऊष्मा। जैसे अब सर्दी का मौसम है तो आप हाथ सेकते हो, तो ऊष्मा देखो हमारा किस में है? तो ऑप्शन नंबर सिर्फ हमारा बी में है, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी असम में पाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे या सिटकी हो जाते हैं? देखो जो चावल है अगर हम अपने घर में भी बनाते हैं तो वो भी चिपचिपे हो जाते हैं, उनमें पानी डाल के निकालते हैं, जो उसके मड होता है ना उसको निकालते हैं, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इसमें पूछा है कि असम की कौन सी किस्म है? वो हमारी बोरा चावल है ना, उसकी किस्म है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधु पालन कार्यक्रम आरंभ करने का वर्ष में सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? देखो जो आपका मधु पालन होता है ना, अगर इस मौसम के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा सर्दियों में होता है। सर्दियों में जो हमारी सरसों होती है ना, इससे ज्यादा होती है मक्खियाँ जो सरसों के जो फूल आते हैं उनसे शहद बहुत अच्छा सीखती है, मतलब सींच लेती है। तो इसमें ऑप्शन देखो हमारा क्या होगा? अगस्त से दिसंबर, बिल्कुल यही हमारा जो मौसम है यही सबसे बेस्ट है, जो आंसर है यही हो जाएगा। फरवरी से अप्रैल का तो है, उसमें तो फसल काटने का टाइम आ जाता है और फूल भी चले जाते हैं, तो कहाँ से मक्खियाँ जो रस लेके आएंगी? अप्रैल से जून, ये तो बिल्कुल गर्मी का महीना होता है। अगस्त से अक्टूबर, ये भी नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको ए स्तंभ दे रखा और बी दे रखा, इन दोनों में पूछा है मिलान करने के लिए। अब देखो, जीरा, केसर, मिर्ची, लौंग, कील की तरह, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा हमने कील की तरह। जो लौंग होती है वो हमारी कील की तरह होती है, ऐसे होती है ना हमारी लौंग, इस शेप की सी होती है, तो ये हमारी कील की तरह होती है। तो डी देखो किसमें फर्स्ट है, तो डी हमारा सिर्फ यहाँ पे एक में ही है और सारे गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, बट हम और ऑप्शन भी मैच करेंगे। जीरा, जीरा क्या है? हमारा दक्षिण अमेरिका में उत्पत्ति हुई है, पीले रंग का होता है। जीरा तो हमारा पीले रंग का होता है नहीं, छोटा परंतु खुशबूनुमा, बिल्कुल जीरा हमारा बिल्कुल छोटा सा होता है और उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। केसर, केसर हमारे कैसी होती है? पीले रंग की। मिर्ची, मिर्ची क्या है? दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है। तो जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे हमारा बी ठीक हो जाएगा। अब देखो, अब आपको हो सकता है कोई और ये जो नाम है ये दे दे और पूछ ले इनमें से कोई एक, तो इनका आपको जो मिलान है ना वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जीरा हमें क्या देता है? खुशबू देता है। केसर क्या है? पीले रंग का होता है, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं ना केसर की, ऐसे पंखुड़िया सी होती है, पंखुड़िया तो नहीं, बीज टाइप का होता है ना वो। मिर्ची, मिर्ची क्या है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। तो आपको ये चीजें याद भी होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए तो सेम नहीं देगा तो इनमें से एक दो दे भी सकता है वो। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हमारे उड़ीसा प्रदेश के पास में लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे, कुडुख
भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, बिल्कुल। जो कुडुक जो लैंग्वेज है उसमें जो तोरांग का मतलब जंगल होता है। अगर आपने ईवीएस के नोट्स पढ़े होंगे, हमारी जो सीडीपी क्वीन है मैम, मेरे को भी बहुत पसंद है, लेट्स लर्न पे वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए, मना करते हैं कि किसी का भी नाम ले लेना, बट मैम इतनी अच्छी और इतना अच्छा सीडीपी कराती है, तो उनकी जो नोट्स हैं अगर आपने टेलीग्राम से नहीं लिए हैं तो मैम अब की बार भी पक्का शेयर करेगी, करती है मैम, होंगे भी आपके पास, तो उसमें देखना आपका ईवीएस के जो नोट्स है ना वो भी शेयर करती है, तो उसमें भी है ये जो कुडुक भाषा है वो हमारी किसकी है, कुडुक लैंग्वेज है, उसमें तोरंग का मतलब हमारा जंगल होता है। झारखंड में ग्रामीण परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करते हैं कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिनियम कानून 2007 में उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग तीन चौथाई लोग जंगल में जुड़े हुए हैं। तो जो ऑप्शन नंबर है डी ये भी हमारा ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर ए ये भी ठीक है, ए और डी ठीक है। तो ए और डी हमारा किसमें ठीक है, ए बी है यहाँ पे, ए सी है, और ये हमारा ए डी, जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। 24 और 6, तो क्या निकालना, हमें द्रव्यमान निकालना, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 24, 24 किसके लास्ट में हमारा 4, यूनिट डिजिट हमारा 4 इसमें है, तो 144 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, सांपों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्न में से गलत कथन का चिन्हित कीजिए। गलत पूछा है कि गलत कौन सा है। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल, जो अपना शिकार होते हैं उसको पूरा निगल जाते हैं, जैसे कोबरा नहीं है, कोबरा और एक एंडाकोंडा होता है जो सांप, जो इंसान को ही पूरा निगल जाता है। सांपों के दांत नकुले होते हैं, बिल्कुल, जो 2 दांत होते हैं सांपों को अलग से भी दिखते हैं, बहुत ज्यादा नकुले होते हैं, उनको तो देख के भी डर लग जाता है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल, जो जहरीले दांत होते हैं उनके तो अलग से ऐसे दांत होते हैं, और वो जहर की उनमें अलग से पोटली होती है, तो उनके दांत भी अलग होते हैं। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, नहीं, वो तो एक बार में निगल जाते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये गलत है, और जो तीनों है ये हमारे ठीक है। अगर किसी को सांपों के बारे में नहीं पता तो ये तीनों स्टेटमेंट ध्यान रखना है। कांसा ब्रोंज एक मिश्र धातु है जिससे निम्नलिखित में से किन्हीं पिघलाकर बनाए जाते हैं। देखो जो आपकी कांसा होती है ना, जो मिश्र धातु है, जो अलॉय धातु होती है, इस पे मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी। जितने भी आपके अलॉय धातु से पूछा जाता है, ये आपका टीजीटी में भी पूछा जाता है और पीआरटी में भी पूछा जाता है, तो आप दोनों के लिए देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 4, 5 या 6 ही हैं आपके अलॉय धातु, है ना, और उन्हीं में से आता है हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपके टीजीटी में भी और पीआरटी में भी एक आ जाता है, तो आप याद रख लेना, मैं आपको करा दूंगी आने वाले टाइम में। अभी जो ब्रोंज है, ब्रोंज के लिए याद रखना टीन और जो कॉपर है उसका यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हमारा सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। हाथी है उनके बारे में पूछा है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन है वो सामान्य 100 kg का होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। हाथी है आपके ज़्यादा आराम नहीं करते, दिन में वो 2 या 4 घंटे ही वो सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल, जो हाथी है वो तो पानी का ही शौकीन होता है और कीचड़ का भी, उसको लौटना बहुत पसंद है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी ठीक है। तो आंसर देखो कौन सा होगा, सी और डी। सी और डी हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथन। देखो ये कथन वाले क्वेश्चन है ना, इनमें तो देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है करने में, बट ये वाला जो है ये तो ईवीएस का है, ठीक है। वो वाले जो क्वेश्चन थे वो अलग थे, ये तो हमारा इजी वाला है, ये तो कर लोगे। ये आपके ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। इनके लिए जो माइंड है ना वो बहुत अच्छा शार्प होना चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाओगे, मतलब आंसर ठीक कर दोगे। अब देखो, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जो आपके लकड़ी के घर बनते हैं वो तो असम में बनते हैं, मनाली में कोई बनते हैं। मनाली में तो ऐसे बनते हैं क्योंकि मनाली में बर्फ पड़ती है ना, पानी पड़ते हैं, तो ऐसे बनते हैं, बांस के नहीं बनते। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, कथन बी है, ये ठीक है, लेकिन ए हमारा गलत है। तो बी सही है, ए गलत है। ए गलत है, हाँ ए गलत है, परंतु बी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है, तो यही तो है हमारे यहाँ पे
ए गलत है, ए गलत है, ए सही नहीं है, गलत है। तो ए हमारा गलत है और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और आपका कथन दे रखा है ए और आर दे रखा है, उसका तर्क। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को जब हम प्रेशर डालते हैं तो वो हमारा संपीड़ित हो जाता है। जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसी कणों के बीच अंतरानुमक स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाता है। बिल्कुल, ये हमारे दोनों सही हैं, ए भी सही है और जो आर है ये भी सही है, तो दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और हमारा लास्ट है, 90 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों की शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों के जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने का मुख्य कार्य, तने का पूछा, तने का हमारा क्या कार्य होता है, तो तने का क्या कार्य होता है, तना होता है वो हमारी सारी जमीन से क्या लेता है, पानी लेता है और जो खनिज लवण है उनका स्थानांतरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा होगा ही होता। अब तना अगर मजबूत है तो वो पेड़ को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, और मजबूत है तो वो उसको सहारा भी देता है। जैसे आपकी बहुत सारी नहीं, बहुत तेज तूफान आ जाए तो वो उसको सहारा देता है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी भी ठीक है। भोजन का उत्पादन और जो भंडारण है ये तो हमारा कौन करती है, पत्तियां करती है, तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो बी और सी हमारा सही है, बी और सी, तो केवल हमारा जो आंसर है ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ओके, हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप जो 2023 का जो पेपर हुआ है वो आपको समझ में आया होगा और जो मैंने सॉल्यूशन कराया है वो भी समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, और कमेंट भी कर दिया करो भाई एक आधा कि कितने नंबर आ रहे हैं, किस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, अगर मैंने गलत समझा दिया या कोई आंसर आपको गलत लगता है तो प्लीज़ ये वाली चीज़ों के लिए तो ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं अपने आप को भी सही कर सकूं और मैं आपको बता दूं कि आपने जो ऑब्जर्व किया है वो सही है या गलत है। ओके, थैंक यू।